हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं अपने पाठ्य पुस्तक का पाठ 6। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। इस पाठ के रचयिता हैं श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। इस पाठ में एक लड़की, उसका नाम है बिंदु, उसके माध्यम से नारी के जीवन में जितने भी सामाजिक बंधन हैं या उसके साथ जितना भी शोषण या उसको दर्द जो भी दिया जाता है, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। बस इसी नारी की सारी सामाजिकता पर, उसके बंधन पर पूरा पाठ आधारित है। आइए हम शुरू करते हैं। किस प्रकार से नारी के जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं और उसका अस्तित्व किस प्रकार से व्यतीत होता है, इसको देखते हुए। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का कोई मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी न समझना। एक स्त्री के द्वारा लिखा हुआ यह पत्र है। उसकी व्यथा है, आंतरिक व्यथा है। उसने उसके शादी को, उसके ब्याह को, मतलब उसकी शादी को 15 साल हो गए हैं। तब से उसको कभी भी कुछ भी लिखने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब वो अपनी अंतरात्मा, उसकी जो व्यथा थी, वो उसको लिखने के लिए मजबूर करी और उसने अपना पत्र के द्वारा उसने अपने ससुराल वालों को कुछ लिखना चाहा और उसने लिखा कि उस समय उसको एहसास हुआ कि एक भगवान के साथ उसका और एक समाज के साथ उसका कोई नाता भी है और उसका नाम मंझली बहू है। जिस स्त्री के द्वारा ये लिखा गया है, उसे इस कहानी में मंझली बहू का नाम दिया गया है। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई। तुम सबको मेरे घर के लोग अवगत करते हैरान हो गए। वह अपने विवाह के समय की बात बता रही है कि उसे 12वां साल में उसकी शादी तय हो रही थी। उस समय जब उसके ससुराल वाले उसे देखने के लिए आए थे, ये बहुत प्राचीन समय की बात होती थी जब इस लड़कियों को लड़के वाले देखने आते थे और बहुत ही प्रथाएं थी, बहुत ही सामाजिक बंधन थे जिसमें लड़की अपने आप को पेश करती और उसमें उसको सेलेक्ट किया जाता था। लड़की के घर वाले बहुत तरह से स्वागत करते थे लड़कों वालों का। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। उसके पश्चात उसकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल के बाद वो जो मुँह दिखाई की रस्म होती है, सभी गांव वालों ने किया और सभी ने कुछ न कुछ अपनी बात कही कि बहू कैसी है। मैं सुंदर हूँ, यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरतों के लिए तेज़ दिमाग एक बला है। मैं सुंदर थी इसलिए सबने यही कहा कि बहू बहुत सुंदर है, लेकिन मैं एक बुद्धिमान भी थी, लेकिन यह बात किसी ने मुझे नहीं कहा। और मेरी माँ कहती थी कि औरतों के लिए एक, अगर उसकी बुद्धि तेज़ है तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है, एक बला ही है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहें, मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। मंझली बहू कहती है कि उस ससुराल में मुझे बहुत तरह से सभी ने यही बात कही, उठते बैठते चलते सब ने यही बात कही कि बहू बहुत तेज़ है, क्योंकि मैं बहुत ही सच बोलती थी, बहुत ही तीव्र बुद्धि की थी। लोग बुरा भला मुझे कहते थे, लेकिन मैं सबको माफ़ करती चलती थी। लोग कहते हैं तो कहते रहें, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मैं अपनी कविताओं को लोगों से छिप छिप कर लिखती थी।
मेरी कविताएं बहुत ही साधारण थी, बहुत ही मामूली थी, क्योंकि उनमें मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं ऐसी थी जो तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास आई, उसे ले गई, पर उसे छोड़ गई, पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। उसके एक संतान हुई, एक नन्ही सी बेटी हुई, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसकी मौत हो गई। यह दर्द उसे बहुत ज़्यादा लगा, इस बात का दुख उसको रहा। इस हादसे को भी पार इस हादसे को भी पार किया। फिर से जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में, गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत गया। वह कहती है कि बहुत सारा समय मेरा तुम्हारे घर में ही बीत गया। तुम्हारे घर परिवार से तो मुझे कोई भी अपनापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जो तुम्हारे घर में गाय भैंस थी, उन्हीं से मुझे अपनापन महसूस होता था। मैं अपनी बेटी का दर्द भूल गई, तो घर के कामकाज में लग के मैंने उसको भुला दिया। इसी तरह से मेरा बहुत सारा जीवन तुम्हारे घर में बीत गया। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में मेरी जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। वह लिखती है कि यह जो भी कविता या पत्र मैं लिख रही हूँ, ये मतलब बहुत सारा मेरा समय बीत जाने के बाद मैं लिख रही हूँ। और मेरी गृहस्थी जिस समय मैं अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी अपने ससुराल में, उसी समय मेरी जेठानी जी की एक बहन थी, उसका नाम बिंदु था। वह उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और वह हमारे घर आ गई थी रहने के लिए। उसी समय हमें महसूस हुआ कि हमारे जो गृहस्थी की जो जीवन की हमारे ससुराल की जो जड़ है वो ढीली पड़ रही है। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी की पीहर की लड़की न रूपवती थी न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी। जब मेरी जेठानी की बहन हमारे ससुराल में रहने के लिए आ गई तो हमारी जेठानी जी बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि वह लड़की एक तो अनाथ थी, दूसरी बात वह ना सुंदर थी और ना ही उसके पास कोई भी धन था। इस बात से पूरे ससुराल वाले बहुत परेशान हुए और जेठानी हमारी इस समस्या को लेकर बहुत ही उलझ गई। एक तरफ उनकी बहन का प्यार था तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी थी, क्योंकि ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वो उनके घर में रहे। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा ना गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मुझसे यह देखा नहीं गया और मैंने उनकी बहन को अपने पास रहने की जगह दे दी। इस बात को देखकर हमारी जेठानी दीदी को थोड़ा सा चैन की सांस आई। और यह गलती तो मैंने की, लेकिन मुझे उसमें सुख लग रहा था। गलती से ये जो समस्या थी ये मैंने अपने ऊपर ले ली। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी नहीं था। मंझली बहू को ससुराल में वो उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन जब उसने बिंदु को बहुत सारा प्यार दिया तो बिंदु ने भी उसको उतना ही प्यार दिया। पहले तो थोड़ा संकुचाती थी, लेकिन उसके बाद वह बहुत ही मंझली बहू से बहुत ही प्यार करने लगी, बहुत सारा प्रेम करने लगी। उसे इतना अपनापन उसको महसूस होने लगा उस बिंदु से। दोनों में आपस में बहुत ही प्यार और सम्मान देखने को मिला। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों ना सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक न हुई। एक समय की बात है जब वो बिंदु मुझसे बहुत प्यार करने लगी तो हमारे ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उस घर से एक बाजूबंद गायब हो गया। आए थे मतलब चोरी हो गया। तो यह चोरी का इल्ज़ाम उस बच्ची पर सबने लगा दिया। किसी को भी ज़रा सी झिझक
महसूस नहीं हुई, संकोच नहीं महसूस हुआ और उस बच्ची पर उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले, चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत ना था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। वह अनाथ लड़की जो हमारे घर रह रही थी, जरा सी उसको थोड़ी सी घमौरियाँ निकली और सभी ने उसको चेचक का नाम दे दिया। किसी भी सबूत के बेस पे कोई भी सबूत नहीं था, फिर भी उसको सबने कहा कि इसको चेचक निकली है। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह कर दिया। थोड़े समय बाद वो बड़ी होने लगी, सब लोग उससे नाराज़ रहने लगे और सबका यही ध्येय था कि उस लड़की को घर से निकाल दिया जाए, मतलब उसकी शादी कर दी जाए। लड़के वाले लड़की देखने ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यह उनके घर का रिवाज है। इन्होंने इसका रिश्ता पक्का कर दिया और लड़के के घर से उसकी शादी कर दी। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। उस बच्ची का दिल कांप उठा यह सुनकर कि उसने तो लड़के को देखा तक नहीं है और उसकी शादी पक्की हो गई और उसकी विवाह हो रहा। वह कहने लगी अपनी बहन के पैर पकड़ के, मुझे मत निकालो, मैं यहीं पे कहीं कोने में पड़ी रहूँगी, किसी भी गौशाला में रह लूँगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोक कर बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। वह बेसहारा लड़की रोती रही, सिसकती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। वह सबसे प्रार्थना करती रही, लेकिन उसकी बहन की आंखों में आंसू थे और वह रोकर बोली कि नहीं, अब तो पति ही तेरा परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। ब्याह के 3 दिन बाद ही वह गाय भैंस के गौशाले में आकर एक किनारे रो रही थी। तभी उसका ध्यान, मंजली बहू का ध्यान उस पर गया। बिंदु ने कहा उसका पति पागल है, बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। बिंदु ने उसको देखा और उससे बोली कि उसका पति पागल है और सास उसकी बहुत ही बेरहम है, उन्हीं से बचकर वो भाग कर आई है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखे तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ गए। मुझे तो बहुत गुस्सा आया उसकी यह बात सुनकर कि बिना सोचे समझे उसकी शादी कर दी गई, बिना देखे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैंने सबसे कह दिया कि उसे कोई नहीं ले जाएगा, ये मेरे पास रहेगी, देखें कौन उसको मेरे पास से ले जाता है। यह बात सुनकर सबको बहुत मुझ पर गुस्सा आया और सब कहने लगे कि यह बिंदु झूठ बोल रही है। तभी ससुराल वाले आके और उसे ले गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। बिंदु की यह बहुत बड़ी खासियत थी, उसने मुझे अपमान से बचाने के लिए कि मेरा अपमान ना हो, वह खुद ही उन लोग के साथ चली गई। मैं बिंदु को रोक ना सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए पर अभी कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अब वह कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जा रही। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। कुछ थोड़े दिन बाद मेरी बुआ जी, आपकी बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी जा रही थी। मेरा भी उनके साथ जाने का विचार बना। मैंने सबसे कहा, सब लोग बहुत खुश हुए। तभी मैंने अपने भाई को कहा कि वहाँ पर बिंदु को गाड़ी पे बिठा देना, वह भी मेरे पास आ जाएगी। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पे सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? तभी मेरा भाई शरद उसके अपना पीला सा चेहरा लेके मेरे सामने आया और मैं उसको देखकर डर गई और मैंने सोचा कि शायद वो उसके साथ नहीं आई, उसकी ज़रूरत नहीं,
बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया, मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। मेरा भाई ने मुझे उसकी खबर दी और कहने लगा कि उसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं यह सुनकर बहुत ही सन्न रह गई, बहुत ही स्तब्ध रह गई कि अब उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वे मेरे जीवन में नहीं थे। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसे भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट नहीं था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। यहाँ पे मंजली बहू कहती है कि जिसे लोग दुख और कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में कोई भी नहीं था। उसको अपने ससुराल में कभी कोई भी कमी का एहसास नहीं हुआ। उसके बड़े भाई का चरित्र बहुत अच्छा था, कभी कोई कमी नहीं थी। उसके ससुराल में भी कोई कमी नहीं थी, कहीं भी कोई खाने पीने की कभी उसको कोई भी समस्या नहीं हुई। लेकिन अब वह उस ससुराल में लौट कर नहीं जाएगी। उसने बिंदु को देखा। वो घर गृहस्थी में लिपटी हुई थी, मतलब पूरा तरह से वो अशिक्षित थी, इसलिए उसके साथ यह हादसा हुआ। और अब मैं उस ससुराल में नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी चौखट को लांघ चुकी हूँ, मतलब मैं तुम्हारे घर से अब बाहर आ चुकी हूँ। तुम लोगों अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मंजली बहू खत्म हुई। वह कहती है कि मैंने अब उस घर को छोड़ दिया है। उस पुराने रीति रिवाजों में बंध कर मैं अपने घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे तुम लोगों ने एक तरह से रस्मों रिवाजों में बांध दिया था। अब मेरी आँख खुल गई है। उस बिंदु ने जो बिंदु की जो मौत हुई है उसने मेरी आँखें खोल दी हैं। अब मैं वहाँ नहीं आऊँगी। समझ लो मंजली बहू ख़त्म हो गई है। क्या तुम सोच रहे हो अब मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। वह कहती है कि इस बात के लिए यह बात सोचना कि मैं भी बिंदु की तरह अपने आप में आत्महत्या कर लूँगी। मैं जी सकती हूँ। मीरा भाई भी एक औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसने आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। उसका कहना है कि मीरा बाई भी एक औरत थी, उसके भी बहुत सारे बंधन थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अपनी तरह से जिया। इसी तरह से बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या ही एक सही उपाय नहीं है। अब वो कहती है अपने ससुराल वालों को कि अब वह मरेगी नहीं। इस बात का ऐसा मतलब कोई भी गम नहीं है कि मैंने ससुराल छोड़ दिया है तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं आत्महत्या नहीं करूँगी, लेकिन मैं जी सकती हूँ अकेले अपनी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही शिक्षित थी, बहुत ही समझदार थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। इस प्रकार से नारी जीवन बहुत ही दर्दमय होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन स्त्री का शिक्षित होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक होता है। इस नारी के सम्मान और नारी की सुरक्षा आज के समाज में बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से नारी को शिक्षित होना उसका सबसे बड़ा गुण माना गया है।